हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन और वेजेस की डेफिनेशन। दोस्तों, ये तीन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो ये कभी प्रॉब्लम आई है और ना ही आएगी, क्योंकि हमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन काफी एक्ट में अंदर पढ़ चुके हैं, एम्प्लॉय की भी पढ़ चुके हैं और वेजेस की भी पढ़ चुके हैं। इधर क्या अलग है इसमें? मेनली ये ज्यादातर सेम ही है जैसे पहले था। तो देखते हैं एक बार एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है। इंपॉर्टेंट नहीं है आज की क्लास, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ना है और एक बार समझना है। ठीक है, लो भाई। सेक्शन 2E डेफिनेशन है एम्प्लॉयर की। डिफाइन करता है द टर्म एम्प्लॉयर एज एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, हु एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय हो, काम करने आया। कैसे आया? वेदर डायरेक्टली लगा वो काम पे या थ्रू अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू लगा। मान लो कोई एक पर्सन है जो एज अ एम्प्लॉयर काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय कर रहा है डायरेक्टली थ्रू एनी अदर पर्सन, और वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिज हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, on one or more employee in any scheduled employment in respect of minimum rate of wages has been fixed under this act। दोस्तों, यहाँ बता रहा है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है? कहता है कोई भी ऐसा पर्सन जो हु एम्प्लॉय वेदर डायरेक्टली और थ्रू अदर पर्सन, जो एम्प्लॉय करता हो, एम्प्लॉय मतलब जो रखता हो, कंपनी के अंदर जॉब देता हो, एम्प्लॉय करता हो, वो एम्प्लॉय जो जॉब देता हो, कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा, ऑनर देगा। भले ही डायरेक्टली रखता हो या किसी और पर्सन के थ्रू रखता हो। होते हैं ना, काफी एम्प्लॉयर होते हैं जो एजेंट रख लेते हैं, एजेंट के थ्रू कहते हैं कि हमें इतने वर्कर चाहिए, लेबर चाहिए जिससे हम काम करवा सके। एजेंट के थ्रू भी रखवा सकते हैं या डायरेक्टली खुद भी रख सकते हैं। मान लो आप एक एम्प्लॉयर हो, और आप एम्प्लॉयर होते तो क्या होते? एक पर्सन जो कि आप जॉब पे रखवाते, किसको? डायरेक्टली रखवाते, खुद रखते रखते ढूंढ कर, या किसी एजेंट के, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू रखते। वैदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, या अपने बिहाफ पर रखते हैं या किसी और पर्सन के बिहाफ पर रखते हैं। मान लेते हैं सर, इसका एग्जांपल समझेंगे। और मैं आपको इसका एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जांपल है ये एम्प्लॉयर का, ठीक है, इसी के नीचे लिख लेना आप तो, एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉयर। दोस्तों, मान लेते हैं एक पर्सन है, ठीक है, मान लेते हैं एक पर्सन है। अब ये पर्सन, एनी पर्सन, ये पर्सन एम्प्लॉयर बन जाएगा कब? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो एम्प्लॉयर कब कहेगा? ये डायरेक्टली एम्प्लॉय को रखता हो, डायरेक्टली रखता हो, डायरेक्टली, या एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन के थ्रू, एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन के थ्रू रखता हो। दोस्तों, या तो वो डायरेक्टली रख रहा है या किसी और पर्सन के थ्रू रखवा रहा है। क्या? एम्प्लॉयमेंट करवा रहा है, थ्रू एम्प्लॉय करवा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं, जॉब दे रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए। या तो किसी और पर्सन से रखवा रहा है या डायरेक्टली खुद रख रहा है। पहले सुनो, कोई भी पर्सन जो डायरेक्टली या तो खुद रखे एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी पर्सन को, या कोई दूसरे पर्सन से रखवाए, या तो खुद रखे या दूसरे पर्सन से रखवाए। ठीक है, फिर उसके आगे पढ़ा था हमने कि या तो ये खुद अपने लिए रखा, एम्प्लॉयमेंट के लिए रखेगा। मान लेते हैं कि एक पर्सन है, या तो इसने अपने लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब अपने लिए जॉब, एम्प्लॉयमेंट इसको चाहिए, लेबर इसको चाहिए, तो अपने लिए लिखा, अपने लिए रखा लेबर या वर्कर को, अपने लिए रखा लेबर या वर्करों को, या किसी और पर्सन के लिए रखा, किसी और पर्सन के लिए, पर्सन के लिए। मान लेते हैं कि और पर्सन के लिए, देखो अपने लिए रखा हो तो समझ में आ गया कि मान लो आपके वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट, एक जगह खाली है जहां पर मुझे लेबर, आपको लेबर या वर्कर चाहिए, या तो आप डायरेक्टली लेबर हायर कर लोगे। हायर कैसे करोगे? या तो डायरेक्टली कर लोगे दोस्तों हायर, या फिर हायर करोगे कैसे? किसी और पर्सन के बोलकर बोलोगे कि भाई मुझे लेबर चाहिए। ठीक है, बट मैंने आपसे कहा कि भाई देखो, मेरे को एक पर्सन चाहिए, मेरे को एक लेबर चाहिए अपने लिए,
तो मैंने आपसे बोला, आपने कहा ठीक है मैं ढूंढता हूँ, तो आपने डायरेक्टली ढूंढ लिया या आपने किसी और पर्सन को बोल दिया कि यार एक लेबर चाहिए, जो आपको लेबर मिलेगा वो आपने मुझे दे दिया। तो या तो अपने लिए रखा खुद हिमसेल्फ या किसी और पर्सन के लिए रखा। समझ में आया ये बात? ठीक है, फिर आगे ये देखो, अब पढ़ो। एम्प्लॉयर कौन होगा? एक एनी पर्सन होगा जो एम्प्लॉय रखता है डायरेक्टली, वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी अदर पर्सन, और वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने बिहाफ में रखेगा या किसी और पर्सन के बिहाफ पर रखेगा, पर रखेगा जरूर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। वन और मोर एम्प्लॉय, एक से ज्यादा एम्प्लॉय रख सकता है इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, जो भी एम्प्लॉयमेंट नीचे शेड्यूल दे रही लिस्ट दे रखी है 18 और एक 19, ठीक है, उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस रेट हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस। अगर कोई भी एम्प्लॉय करता है तो मिनिमम वेजेस रेट फिक्स करना पड़ेगा, तो चैप्टर का नाम ही है, पढ़ रहे हैं फिक्स एक्ट मेजर, तो वो पर्सन एम्प्लॉयर कहलाएगा। तो कौन सा पर्सन एम्प्लॉय कराएगा? वो पर्सन एम्प्लॉय कराएगा जो एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय को रखता है, डायरेक्टली रखता है, थ्रू हिज एजेंट रखता है, या अपने लिए रखता है या किसी और पर्सन के लिए रखता है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अगर वो कवर होता है तो उस पर्सन को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। देखो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट 18 लिस्ट दे रखी है पार्ट ए में, और एक दे रखी है एग्रीकल्चर की पार्ट 2 में। पार्ट 1 में 18 लिस्ट है। अगर उन लिस्टों में से एम्प्लॉय, मैं उन एम्प्लॉयमेंट से किसी भी जगह पर काम नहीं कर रहा, मैं उन एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो 18 लिस्ट दे रखी है वहां पर कोई भी काम नहीं कर रहा, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं कर रहा, मेरा वर्क कुछ और है, उन 18 लिस्ट में कवर नहीं होता, तो मेरे को एम्प्लॉयर किस डेफिनेशन में कहा जाएगा? इसमें नहीं कहा जाएगा दोस्तों। मैं एम्प्लॉयर इसमें नहीं बना, क्योंकि मेरे लिए एक्ट एप्लीकेबल नहीं हो। एक्ट तो तब एप्लीकेबल होगा जब कोई पर्सन उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहा है, तो मतलब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंडर वर्क काम कर रहा है। तो मेरा काम अगर जो मैं कर रहा हूँ वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंडर कवर होता है, तो एम्प्लॉयर मुझे इस डेफिनेशन में कहा जाएगा। समझे आप? एम्प्लॉयर किस डेफिनेशन में कहा जाएगा? एम्प्लॉयर, मैं अगर एम्प्लॉयर हूं तो मुझे एम्प्लॉय की डेफिनेशन कहां पर पता चलेगी? यहां पर तब पता चलेगी जब मेरा जो काम है वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है तब। अगर नहीं आ रहा तो एम्प्लॉय की डेफिनेशन कभी और एक्ट में पता चलेगी मुझे कि मैं एम्प्लॉयर कैसे बना। आया समझ में? तो एम्प्लॉयर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर कौन होगा? वो पर्सन जो रखता है, एम्प्लॉय करता है, डायरेक्टली रखता है, किसी और पर्सन के थ्रू रखता है, अपने लिए रखता है या किसी और पर्सन के लिए रखता है, एक से ज्यादा एम्प्लॉय रखता है। इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट है वो शेड्यूल है, एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखना। हर जगह जहां पर एम्प्लॉयमेंट लिखोगे वहां शेड्यूल लिखना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। तो मिनिमम वेजेस रेट तो फिक्स करना ही करना है इसके लिए। पहला पॉइंट कहता है अलग अलग चीजें बताए कि इस फैक्ट्री केस में कौन एम्प्लॉयर होगा, दूसरा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कौन एम्प्लॉयर होगा, और दूसरा तीसरा ये। तो पहला कह रहा है इन एनी फैक्ट्री, इन अ फैक्ट्री, फैक्ट्री में देयर देयर इज अ कैरीड और एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई चीज कैरी हो रही है और वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, किसी फैक्ट्री के अंदर अगर कोई चीज कैरी हो रही है, चल रही है, और वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है दोस्तों? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था यहाँ पर। उस रिस्पेक्ट में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के केस में एम्प्लॉयर को क्या करना है? मिनिमम वेज रेट फिक्स करना है। ये तो नॉर्मल चीज है, तो सिंपल समझ में आ रहा है कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को फिक्स करेगा इस एक्ट के तहत, ठीक है, एम्प्लॉयर। फैक्ट्री के अंदर कौन एम्प्लॉयर है ये तो हमें इसमें नहीं बताया, बट यहाँ पर देखो, इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट। अगर कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है मेरे दोस्तों, इन इंडिया, इंडिया के गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट। आपको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस तो फिक्स करनी है, पर एम्प्लॉयर कौन होगा? द पर्सन, यहां से पढ़ोगे, द पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय वेयर नो पर्सन। बस यहां तक रुको, एक बार यहां रुक जाओ। अगर किसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का कंट्रोल, अगर कोई काम हो रहा है कहीं पर फैक्ट्री के अंदर, कहीं भी किसी भी जगह पे काम हो रहा है, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंडर पे आ रही है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में कवर हो रही है। अगर उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंडर में, अंडर द कंट्रोल ऑफ, किसका कंट्रोल है? किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, वो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसको मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करना पड़ेगा इस एक्ट के तहत, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर एम्प्लॉयर कौन माना जाएगा? वो पर्सन एम्प्लॉयर माना जाएगा जिस पर्सन को अथॉरिटी दी गई है, अपॉइंट करा गया है कि तू सुपरवाइज और कंट्रोल करिए एम्प्लॉय। मान लेते हैं सर, मान लेते हैं सर, मैंने कहा सर ये गवर्नमेंट है, चाहे ये गवर्नमेंट स्टेट होगी चाहे सेंट्रल होगी, ये एक फैक्ट्री है या फिर ये एक इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट है, और इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट क्या हो रहा है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है?
शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो 18 लिस्ट जो दे रखी है अभी मैंने आपको नहीं बताई और जानना भी नहीं है उस 18 लिस्ट के बारे में। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शेड्यूल, अब ये कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का है। कंट्रोल करना है गवर्नमेंट करना है। अब कंट्रोल क्या करेगा? एक अपॉइंट करेगा, इसके अंदर एक अपॉइंट करेगा, एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, एक पर्सन को अपॉइंट करेगा। अपॉइंट अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे जो क्या करेगा, और या फिर कोई पर्सन को अपॉइंट करेगा जो एम्प्लॉय को कंट्रोल और सुपरविजन करेगा। तो कंट्रोल एंड सुपरविजन करेगा, किसको करेगा? एम्प्लॉय को। तो ये पर्सन जो कंट्रोल और सुपरवाइज कर रहा है, जो अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कंट्रोल और सुपरवाइज कर रहा है, और अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर रही है दोस्तों। ऐसे अपॉइंटेड पर्सन को हम एम्प्लॉयर कह देंगे उस एस्टेब्लिशमेंट का। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर। आई समझ में? एग्जाम्पल नंबर 2। तो कौन होगा एम्प्लॉयर? वो पर्सन जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करा गया है, या वो अथॉरिटी जो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करी गई है, और जो क्या कर रही है? कंट्रोल और सुपरवाइज कर रही है किसको? एम्प्लॉय को। काम समझा रही है, काम बता रही है, तो वो पर्सन एम्प्लॉयर कहा जाएगा उस केस के अंदर। हम ये क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। तो देखो फिर दोबारा पढ़ेंगे। एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट इन इंडिया, अगर कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है इन इंडिया के अंदर, इन रिस्पेक्ट ऑफ वेज, मिनिमम वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर दैट, तो मिनिमम वेजेस आपको फिक्स तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये तो है। द पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय सच गवर्नमेंट, वो पर्सन, गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी या पर्सन को अपॉइंट करती है फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए, तो उस केस के अंदर वो पर्सन क्या हो जाएगा? वो पर्सन एम्प्लॉयर हो जाएगा। वो पर्सन क्या हो जाएगा दोस्तों? एम्प्लॉयर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर, और वेयर नो पर्सन और अथॉरिटीज, अगर कोई भी पर्सन और अथॉरिटी नहीं अपॉइंट करी गई, वेयर नो पर्सन और अथॉरिटी अपॉइंटेड इज सो अपॉइंटेड द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयर माना जाएगा। जो डिपार्टमेंट का हेड होगा ना वहां का, तो उसको एम्प्लॉयर कह देंगे दोस्तों। अगर पर्सन अपॉइंट करा तो वो एम्प्लॉयर है, अगर पर्सन अपॉइंट नहीं करा गया तो क्या होगा? जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा एस्टेब्लिशमेंट का, वो माना जाएगा एम्प्लॉयर। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको इतना? आगे बढ़ेंगे। इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट अंडर एनी लोकल अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द मिनिमम वेजेस हैव बीन फिक्स्ड इन द एज दे, ये तो है। कोई भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो किसके कंट्रोल में है? लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में, एमसीडी वगैरह जो होती है। तो कौन होगा एम्प्लॉयर? द पर्सन अपॉइंटेड बाय सच अथॉरिटी फॉर सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय। तो पर्सन जो अपॉइंट करा जा रहा है बाय द लोकल अथॉरिटी, सेम ऊपर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करी थी, यहाँ पर लोकल, क्योंकि वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल था शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में, यहाँ लोकल अथॉरिटी का। तो लोकल अथॉरिटी जो भी पर्सन अपॉइंट करेगी सुपरवाइज और कंट्रोल करने के लिए एम्प्लॉय को, वो पर्सन क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयर माना जाएगा। वेयर अगर कोई पर्सन अपॉइंट नहीं करा गया, नो पर्सन इज अपॉइंटेड, सो नो पर्सन इज सो अपॉइंटेड, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, जिसको बोलते हैं प्यार से सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा लोकल अथॉरिटी का, वो माना जाएगा एम्प्लॉयर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इन एनी अदर केस, किसी भी अदर केस में, देखो मैंने एक तो वो बता दिया कि वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो लोकल अथॉरिटी पे है, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो क्या है, जो आपके पास गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। और उसके अलावा कोई अदर केस होता है वेयर द कैरी एनी सोशल शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द मिनिमम वेजेस हैज बीन फिक्स्ड, जिसमें मिनिमम वेजेस फिक्स करा जा रहा है, जहां पर मिनिमम वेजेस फिक्स कर, ऐसी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जहां पर मिनिमम वेजेस फिक्स करा जा रहा है अंडर दिस एक्ट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है टू द ऑनर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टू द ऑनर, एज अ ऑनर वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एम्प्लॉय को कंट्रोल, मतलब कोई अदर केस में अंदर, कोई अदर केस के, कोई भी अदर केस, जो पर्सन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कर रहा है? सुपरवाइज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है और पेमेंट ऑफ वेजेस दे रहा है। अगर एक पर्सन सुपरवाइज, कंट्रोल और पेमेंट ऑफ वेजेस करता है, वो पर्सन वहां पर क्या मान लिया जाएगा? एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा। वो पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है टू दी ओनर, ओनर को रिस्पॉन्सिबल है कि भाई मैंने, मान लो आप एक ओनर हो, आपने मेरे को मैनेजर बना रखा और मैनेजर से कहा, मेरे से कहा कि तूने आज के बाद एम्प्लॉय को सुपरवाइज और कंट्रोल करना है और वेजेस का पेमेंट भी देना है, तो मैंने कहा मैं वो पर्सन हो गया एम्प्लॉयर उस केस के अंदर। ठीक है, तो ऑनर नहीं, ऑनर जो पर्सन सुपरवाइज, कंट्रोल और वेजेस का पेमेंट देता है, वो माना जाएगा क्या? एम्प्लॉयर माना जाएगा उस केस के।
क्लियर है या नहीं है, क्या समझ में आ गया? तो भाई क्या क्या बातें बताई मैंने, बताओ क्या क्या बातें बताई। उससे पहले एक बार यहाँ पर चेंज करो, यहाँ पर ना एम्प्लॉय, फैक्ट्री केस में एम्प्लॉयर कौन है ये तो बताया नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है। एनी पर्सन, यहाँ पर लिख लो एनी पर्सन who is named as a manager of the factory, who is named as a manager of factory, फैक्ट्री का मैनेजर जो भी होगा नेम, मान लो आप फैक्ट्री के ओनर हो और मैं आपका मैनेजर हूं, तो मैं मैनेजर जो होगा वो माना जाएगा क्या, फैक्ट्री के लिए एम्प्लॉयर। ठीक है, यहाँ पर मिसिंग था, देखो हर केस में अंदर फैक्ट्री के आगे लिखा है ना एनी पर्सन, तो कोई भी पर्सन जिसका नाम मैनेजर के तौर पर लिखा जाता है फैक्ट्री के अंदर, वो मैनेजर फैक्ट्री केस के अंदर क्या माना जाएगा, वो मैनेजर फैक्ट्री केस के अंदर एम्प्लॉयर माना जाएगा। तो मैंने कहा बताओ एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एम्प्लॉयर की डेफिनेशन बताओ, कोई भी पर्सन, ध्यान सुनना, कोई भी पर्सन, अब थोड़ा कंसंट्रेशन रखो, माइंड में कंसंट्रेशन करो, ध्यान सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपको याद हो जाएगा, इतनी बड़ी डेफिनेशन आराम चुटकियों में याद होगी, चुटकियों में समझना। कोई भी पर्सन, ठीक, सामने देखो, कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट रखता है, कोई किसी पर्सन को रखता है, डायरेक्टली लगता है, किसी और पर्सन के लिए और पर्सन के थ्रू रखता है, कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉय करता है, रखता है लोगों को डायरेक्टली या किसी और पर्सन के थ्रू, अपने लिए रखता हो या किसी और पर्सन के लिए रखता हो, एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय रखता हो, इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, किसी भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अलावा एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा, तो कोई भी पर्सन किसी एम्प्लॉय को रखता है, एक या एक से ज्यादा एम्प्लॉय को रखता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली समझना है, किसी और पर्सन के तरफ अपने लिए रखता हो ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, या किसी और पर्सन के लिए रखता हो इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस फिक्स करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ रेट ऑफ द वेजेस। फैक्ट्री केस के अंदर कौन माना जाएगा बताओ, फैक्ट्री केस में मैनेजर होगा, फैक्ट्री केस में कौन होगा, मैनेजर होगा। ऐसी कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक पर्सन अपॉइंट करेगी, तो वो पर्सन क्या माना जाएगा, या अथॉरिटी क्या मानी जाएगी, एम्प्लॉयर माना, अगर पर्सन अपॉइंट नहीं करा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर माना जाएगा। अगर कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट लोकल अथॉरिटी के पास है, तो लोकल अथॉरिटी जो पर्सन अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, तो वो क्या माना जाएगी, पर्सन अथॉरिटी एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर नहीं करी तो सीईओ ऑफ द लोकल अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो लोकल अथॉरिटी का होगा वो माना जाएगा। किसी भी केस के अंदर अगर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट रिस्पेक्ट में चल रहा है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, किसी भी अदर केस में जहां पर किसी कंपनी के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो पर्सन सुपरवाइज, कंट्रोल या पेमेंट ऑफ वेजेस देता है। क्या समझ में आया, क्लियर है? अगर आपने ये ध्यान से पढ़ा ना, आप दो बार अपने माइंड में और रिवाइज कर लो इसको, देखो 2 मिनट में याद हो जाएगा। तो ज्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों, ये बातें लिख दोगे, इसका जरूरी नहीं है कि अगर आ गया तो अपनी लैंग्वेज में इसकी यही लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। जब ये वाली लैंग्वेज याद नहीं हो रही तो जरूरी है ये याद करना, जब है हो ही नहीं रही। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है वो तो किसी भी हाल में याद करना भाई, ठीक है भाई। अब वेजेस की डेफिनेशन क्या कहती है, वेजेस की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है दोस्तों, 8 पॉइंट पढ़ रहे हैं हम डेफिनेशन का। सेक्शन 2H चाहता तो छुड़वा देता क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नहीं सर, छुड़वाने में वो पॉइंट जो बिल्कुल ही घटिया है ना, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं समझाया ना सेट के अंदर, डेफिनेशन समझाई, तो आगे बात नहीं हो पाती, क्योंकि हर जगह वेजेस का यूज होगा, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का यूज होगा, तो वो बात नहीं हो पाएगी। सेक्शन 2H डिफाइन डम वेजेस, वेजेस को बोला ऑल रेम्युनरेशन, ऑल रेम्युनरेशन, वेजेस क्या है, सब सारी रेम्युनरेशन है जो कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी है। याद है, ऐसी डेफिनेशन कॉपी बताई थी मैंने पूरी की पूरी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। विच वुड इफ द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, भाई ऐसा कोई रेम्युनरेशन जो मनी के टर्म में होना चाहिए, वेदर जो एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। Were fulfilled to be payable a person employed in respect of his employment or for work done such employment include in house rent allowance but not include, कहता है वेजेस के अंदर वो रेम्युनरेशन मानेंगे जो मनी के टर्म में होगा, वो तो सारी रेम्युनरेशन है जो मनी की टर्म में होगा, वो सारी रेम्युनरेशन है जो मनी की टर्म में होगा, ठीक। और वेदर ये नहीं देखा जाएगा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है, कुछ भी हो, अगर रेम्युनरेशन मनी की टर्म में दिया जा रहा है तो हम उसको वेजेस कहा जाएगा। और इस रेम्युनरेशन के अंदर हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड है और हाउस एकोमोडेशन, दो अलग अलग बातें होती है दोस्तों। मैंने कहा बट इंक्लूड, यहां पर क्या लिखा है, इंक्लूड हाउस रेंट अलाउंस बट नॉट इंक्लूड दिस, ये इंक्लूड नहीं होगा।
हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड होगा, उसके अलावा और कुछ भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा अलग से। हाँ, बोनस इन टर्म्स ऑफ मनी होता है तो वो दिया जाएगा, बोनस इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। बट अगर ग्रेजुटी इन टर्म्स ऑफ मनी हो ना तो उसको पहले से हटा दिया, देखो जो हटा दिया हटा दिया, जो नहीं हटाया अगर वो इन टर्म्स ऑफ मनी है वो जुड़ जाएगा इसके अंदर। इनमें तो मनी की टर्म में हो या ना हो ये देखा ही नहीं जाएगा, ये तो पहले ही एक्सक्लूड कर दिया कि मनी की टर्म में हो या ना हो हमें मतलब नहीं, हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। हाउस रेंट अलाउंस अगर मनी की टर्म में होता है नहीं होता इसको मैं नहीं देखा, क्योंकि साफ साफ इंक्लूड कर दिया। वो देखा जाएगा जो ऑल रेमुनेशन में आ रहा है, ऑल रेमुनेशन मतलब बोनस एक तरीका होगा, बोनस अगर मनी की टर्म में है तो इंक्लूड है वेजेस के अंदर, अगर कुछ गिफ्ट भी दे रहा है तो वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं है। समझे आप? जो चीज इंक्लूड बोल दी तो बोल दी, उसमें ये नहीं देखना कि वो मनी के टर्म में है या नहीं, और जो चीज एक्सक्लूड कर दिया तो कर दिया, उसमें ये नहीं देखना कि मनी के टर्म में है या नहीं। हाँ, उसके बाद अगर उनको छोड़कर बाकी कोई चीज निकलती है तो वो देखना है कि वो मनी के टर्म में है या नहीं। तो भैया वेजेस की डेफिनेशन कहता है, वेजेस कहता है कि ऑल रेमुनेशन जो कि एक्सप्रेस करा जाता है मनी की टर्म के अंदर, और जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट है वेदर इट इज एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। ठीक है जी, जो भी एम्प्लॉयर काम कर रहा है वहां पर जिसको पेमेंट करे जा रहा है, जो भी पेबल हो रहा है, बीवी पेबल जो भी पैसा दिया जाएगा वो इसको वेजेस मान लिया जाएगा, और उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? दो चीजें होती है कंपनी के अंदर, या तो कंपनी का मालिक एम्प्लॉयर को घर दे दे, या कंपनी का मालिक एम्प्लॉयर को क्या दे दे? घर ना दे, वो घर खुद रेंट पर ले और उसमें से रेंट कुछ शेयर कर ले। दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जाम्पल कब उतारना है आपको समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल कब उतारना है आपको क्लियर है? उस पॉइंट के नीचे उतारना है एग्जाम्पल। देखो, अगर एम्प्लॉयर ने, ऑनर ने, अगर ऑनर ने क्या करा दोस्तों? एम्प्लॉय को, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या दिया? घर दिया, हाउस दिया रहने के लिए, रहने के लिए, तो उस केस के अंदर क्या होगा? अगर हाउस नहीं दिया, बस रेंट शेयर कर रहा है, रेंट शेयर कर रहा है, मान लो कह रहा है कि देखो एम्प्लॉय से कहा एम्प्लॉयर ने कि भाई तू कुछ घर ले ले अपने हिसाब से, रेंट पर घर ले ले, उसमें रेंट में कुछ शेयर कर लूंगा, पार्ट ऑफ रेंट शेयर कर रहा है, पार्ट ऑफ रेंट शेयर, पार्ट ऑफ रेंट शेयर कर रहा है दोस्तों। या तो क्या ले लिया भाई? घर दे दिया, कह रहा है तू रहे हमारे यहाँ पर, हमारे अपार्टमेंट में रहे, तो ये हो गया। जब घर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हाउस एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? हाउस एकोमोडेशन। और जब घर नहीं दिया जाता कहता है कि भाई तुम घर खुद ले लो, रेंट हमसे ले लेना थोड़ा बहुत और थोड़ा तुम पे कर देना, दैट इज कॉल्ड हाउस रेंट अलाउंस। इसको बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस। अलाउंसेस मतलब होता है बेनिफिट जो दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। और ये क्या हो गया? हाउस एकोमोडेशन। हाउस एकोमोडेशन मतलब घर दे दिया। हाउस एकोमोडेशन का मतलब क्या है दोस्तों? घर दे दिया है तो हाउस एकोमोडेशन। जब घर ने दिया, पार्ट ऑफ रेंट शेयर कर रहा है, तो हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। हाउस रेंट अलाउंस वेजिस के अंदर इंक्लूड है। सर ये इंक्लूड इन वेजिस है, इसको साफ साफ इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड इन वेजिस। और ये नॉट इंक्लूड इन वेजिस है, नॉट इंक्लूड इन वेजेस। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि हाउस अकोमोडेशन क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है। हाउस अकोमोडेशन अगर घर देते, अपार्टमेंट देते तो दैट इज हाउस अकोमोडेशन। अपार्टमेंट दे, अपार्टमेंट का खुद ले लिया कहीं पर किराए पर, और उसका वो पे कर रहा है, क्या? रेंट थोड़ा शेयर कर रहा है वो। तो मैंने कहा क्या इंक्लूड होगा? हाउस रेंट अलाउंस। तो सिंपल, वो वेजेस, क्या वेज की डेफिनेशन क्या है? ऑल रेमुनेशन जो इन टर्म्स ऑफ मनी हो, पर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट का वो एक्सप्रेस है एम्प्लॉयड है, जो कि पेबल कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट जो उसके काम करा हुआ है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट के कोई पर्सन किसी भी एम्प्लॉयमेंट काम कर रहा है, वर्क डन कर दिया और उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पेमेंट में क्या इंक्लूड होगा? वेज माना जाएगा, उसमें वेज में हाउस रेंट अलाउंस इंक्लूड होगा, पर क्या इंक्लूड नहीं होगा? हाउस एकोमोडेशन। घर दिया वो इंक्लूड, घर के लिए रेंट दिया वो इंक्लूड है। सप्लाई ऑफ लाइट इंक्लूड नहीं है, लाइट के लिए सप्लाई सप्लाई ऑफ लाइट दी, वाटर दिया, मेडिकल अटेंडेंस दिया। अब घर दोगे तो उसमें लाइट भी तो आएगी, वाटर भी तो आएगा, तो मेडिकल के लिए कुछ वो देगा, अटेंडेंस। अटेंडेंस, मेडिकल अटेंडेंस का मतलब छुट्टी, मेडिकल छुट्टी दे दी। एनी अदर एम्यूनिटी मतलब बेनिफिट, फैसिलिटी। एम्यूनिटी मतलब क्या होता है? फैसिलिटी। एनी सर्विस एक्सक्लूड बाय द जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो सारी सर्विस जो जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर्स देकर एक्सक्लूड कर रखी है, उस सर्विस को छोड़कर बाकी जितनी भी सर्विस है वो वेजेस में इंक्लूड नहीं है। दोबारा समझो क्या कह रहा हूँ। जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर जो दिया था अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने,
उसको छोड़कर बाकी जितनी भी एम्यूनिटीज और सर्विस दे रहे हैं हर एम्प्लॉय को, वो वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब जो एक्सक्लूड कर दिया उसको छोड़कर बाकी जितनी है वो नहीं करा जाएगा इंक्लूड। आई बात समझ में नहीं आई? तो मैंने कहा देखो, जर्नल और स्पेसिफिक ऑर्डर देकर कोई एक सर्विस है, सर्विस वन, ये एक्सक्लूड कर दिया, तो इसको छोड़कर बाकी जितनी सर्विस है वो वेजेस में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो मतलब इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। आ रही समझ में? तो अगर इसको छोड़कर बाकी जितनी है उसको एक्सक्लूड करा जाएगा, तो ये जो जनरल ऑर्डर और स्पेसिफिक ऑर्डर अप्रूवल गवर्नमेंट वाली सर्विस है इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो वो बात नहीं लिखी, बट इनडायरेक्टली वही मतलब बनता है। तो हाउस अकोमोडेशन, लाइट का सप्लाई, वाटर का सप्लाई, मेडिकल अटेंडेंस और कोई भी अदर एम्यूनिटी या सर्विस जो जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से एक्सक्लूड करी गई है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी एम्यूनिटी और सर्विस है ना, वो इंक्लूड नहीं होगा वेजेस के अंदर। अब स्पेसिफिक ऑर्डर जनरल में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्पेसिफिक ऑर्डर निकाल के सर्विस डाली है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने कहा ना, हमारे स्टडी मैट में जितना है पॉइंट टू पॉइंट बात उतनी पढ़नी है। अगर नॉलेज लेनी है ना सर, तो आप मुझसे पर्सनली पूछो, नॉलेज लेनी है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा पीडीएफ, उसमें से आराम से पढ़ते रहना, तो खुद ही पढ़ोगे, इतना टाइम थोड़ी ना है सर, कोर्स कंप्लीट करना है। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर कोई कंट्रीब्यूशन पे करता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हमेशा, कहा लेते हैं एम्प्लॉयर का, टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, एनी अदर एनी स्कीम ऑफ सोशल इंश्योरेंस। अब यही इसके बाद चालू होगा एक्ट, ठीक है, इन्हीं बेस पर एक्ट चालू होगा, पसंद में आएगा। तो अगर एम्प्लॉयर अपना कोई कंट्रीब्यूशन, देखो दो कंट्रीब्यूशन करते हैं, मैंने पहले भी सिखाया था, एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, एक एम्प्लॉयर का होता है। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा उसको नहीं मानेंगे वेजेस, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करा उसकी तो वेजेस है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपनी जेब से दिया है। तो वेजेस तो तब होता है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे। तो एम्प्लॉयर बाय द वे ऑफ प्रोविडेंट फंड आपने डिपॉजिट करा, तो एक तरीके से प्रोविडेंट फंड का अमाउंट किस पे जाएगा, एम्प्लॉय पे जाएगा। तो वो प्रोविडेंट फंड पे जो एम्प्लॉयर जो ऑनर कंट्रीब्यूट करा उसको भी वेजेस नहीं माना जाएगा। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग दिया तो जाएगा पर उसको वेजेस में नहीं माना जाएगा। एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, या तो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए कुछ पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, एनी सम पेड टू अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस एंटाइटल्ड बाय हिम और नेचर ऑफ द हिज एम्प्लॉयमेंट, ये सिखाया था मैंने। डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस, ऐसा कोई एक्सपेंस होता है तो उसको हम, उसका जो सम है उसको हम क्या मानेंगे, वेजेस में इंक्लूड नहीं करेंगे। डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस समझाया था, मैं नहीं समझाऊंगा यहाँ पर। अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है तो आपको पता है डिफरेंट, नहीं देखी तो जाकर दोबारा एक बार कॉपी उठाओ और वहां जाकर लिखा था मैंने डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंस क्या होता है। एनी ग्रेजुएटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पे कोई ग्रेजुएटी देंगे तो उसको भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी, क्या क्या इंक्लूड होगा? इंक्लूड सिर्फ एक ही होगा, HRA, जिसको बोलते हैं HRA, हाउस रेंट अलाउंस। और इंक्लूड क्या नहीं होगा, ये सब इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नोट नंबर 1, और इसमें कुछ केसेस भी है। क्या था नोट नंबर 1? सेक्शन 2H, ध्यान से सुनना, नोट नंबर 1 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। डिफाइन द टर्म वेजेस नॉट अ मिनिमम वेजेस। सबसे पहले ये जो आपके पास बताया था ना वेजेस, ये सर वेजेस का मतलब है डेफिनेशन, मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन नहीं कहोगे। आप सोच रहे हो कहीं कि यार ये तो मिनिमम वेजेस की हो गई, मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन नहीं है। किसकी डेफिनेशन है? वेजेस की, कि वेजेस क्या होता है। मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन नहीं है, इसने साफ साफ लिख दिया सेक्शन 2H में, डिफाइन द टर्म वेजेस नॉट अ मिनिमम वेजेस। सेक्शन 2H वेजेस को डिफाइन करता है, मिनिमम वेजेस को नहीं। It is up to the appropriate government to fix the minimum wages considered in respect of in various aspect of the employment, sectoralizers, organization, etc. मतलब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में है कि वो मिनिमम वेजेस कितना फिक्स करती है। ऊपर जो वेजेस की डेफिनेशन है वो वेजेस की है, मिनिमम वेजेस की नहीं है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अलग अलग इंप्लॉयमेंट को देखकर, अलग अलग सेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखकर कि कहां पर मिनिमम वेजेस को फिक्स करना है। इन मैनी केस द कोर्ट डिक्लेयर, और ज्यादातर क्या करता है मैनी केस के अंदर, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बहुत कम करते हैं, मैनी केस में कोर्ट डिक्लेयर करती है हु आर एलिजिबल टू रिसीव द मिनिमम वेजेस अपार्ट फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ज्यादातर कौन करता है सर? ये ज्यादातर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी कर सकती है, उसके पास भी पावर है, पर ज्यादातर ये कोर्ट बताते हैं कि मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार कोर्ट का केस का देखते हैं एक बार। इधर सुनना है नोट क्या कहता है। नोट सिंपल ये कह रहा है कि देखो, नोट ये कह रहा है कि भाई ऊपर जो डेफिनेशन है वो वेजेस की है, मिनिमम वेजेस की नहीं है। मिनिमम वेजेस सेट करेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और कोर्ट सेट कर लेगा, ठीक है, अलग अलग एम्प्लॉयमेंट को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्टर को देखकर, ठीक। इन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पीस रेट वर्कर, जो पीस रेट वर्कर होंगे ना, जिसको पीस के हिसाब से पैसा मिलता है, जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक कपड़ा पीस बनाऊंगा, एक शर्ट बनाऊंगा तो मुझे एक शर्ट के पैसे मिलेंगे, दो बनाऊंगा दो शर्ट, तो पीस रेट वर्कर होता है जो पीस के हिसाब से पैसा लेते हैं, इज एंटाइटल, वो भी रिसीव्ड होंगे मिनिमम वेज ऑफ
इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज आउटपुट। ये नहीं देखा जाएगा कि उसका आउटपुट, मान लो उसने पूरे साल एक भी पीस नहीं बनाया तो उसको मिनिमम वेजेस मिली नहीं, मिली जाएगी, उसको भी मिल जाएगी। समझो आप प्रॉब्लम को समझो। मान लेते हैं कि वो पूरे साल एक महीने के अंदर एक भी पीस नहीं बना पाता, पूरे दिन महीने छुट्टी करी जाती है या कुछ भी, एक भी महीने पीस नहीं करता, तो उस केस के अंदर उसको मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। पीस रेट वर्कर हो गदर वेदर रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट, आउटपुट क्या निकल के आता है, अगर उसने जीरो आउटपुट भी निकाला ना तब भी उसको मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि पीस रेट वर्कर भी मिनिमम वेजेस के लिए अनटाइटल है, भले ही उनका आउटपुट जीरो हो या एक हो या दो, हमें मतलब नहीं। अगर मैंने कहा मिनिमम वेजेस 7,000 मान लेते हैं एग्जाम्पल, मैं आगे जाकर बताऊंगा कितना है, पर अगर मिनिमम वेजेस 7,000 है, टाइम टू टाइम चेंज होता है, मिनिमम वेज अगर 7,000 है तो 7,000 है, उसका आउटपुट निकला और उसका आउटपुट का जब टोटल करा तो 6,000 निकला, तो 6,000 नहीं उसको 7 मिलेंगे भाई। अगली बार आप उसको कम दे रहा, पर इस बार तो 7 ही मिलेंगे। समझ रहा आप क्या कर रहा हूँ मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो मैं एम्प्लॉय हूँ, आप एम्प्लॉयर हो, मैं आपकी कंपनी के अंदर आया, मैंने पीस रेट वर्कर से काम करा और आप मेरे 6,000 पैसे बनते हैं। आप कहते हो मिनिमम वेजेस 7,000 है, तो आपको मुझे 7 ही देने पड़ेंगे, मिनिमम वेजेस तो देना पड़ेगा क्योंकि मैं अनटाइटल हूँ। हाँ, अगली बार जो आपने 1,000 एक्स्ट्रा दिए है कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए, अगली बार अगर मैं इनकम 10 होती है तो आप मुझे 9 ही पकड़ाना, ये हो जाता है एडजस्ट। पर एक महीने के अंदर मिनिमम वेजेस से कम वेजेस नहीं दिया जाएगा पीस रेट वर्कर को भी। बाकी वर्कर को तो है ही, जो पीस रेट वर्कर है, क्योंकि उनका रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट होता है ना, आउटपुट के हिसाब से वेजेस मिलती है। क्लियर है नहीं है? पटेल ईश्वर भाई प्रमोद भाई, यही है, पटेल ईश्वर भाई प्रमोद भाई वर्सेस तलुका डेवलपमेंट ऑफिसर, 1983 का केस है। इट वाज हेल्ड दैट वेयर अ सर्टेन ट्यूबवेल ऑपरेटर, जो सर्टेन ट्यूबवेल ऑपरेटर होता है ना, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल जानते हो आप, जहां खेतों में पानी जिससे बहता है ना दोस्तों, ट्यूबवेल कहते हैं उसको। वे आर वर्किंग इन अ डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका पंचायत, जहां पर पंचायत या किसी भी गांव जिले में डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल ऑपरेटर जो ट्यूबवेल ठीक करते हैं, उनको भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा, उनको भी क्या करा जाएगा, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डाला जाएगा। तो कोई भी ट्यूबवेल ऑपरेटर जो कहां पर काम कर रहे हैं, किसी जिले में किसी पंचायत के अंडर में काम कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटर है, ट्यूबवेल नहीं है, ऑपरेटर है, जो ठीक करने वाले होते हैं, उनको भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। तो पटेल ईश्वर भाई प्रमोद भाई वर्सेस तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर के केस के अंदर ये बताया गया, दो केस में बताया गया। पहले केस में क्या, पीस रेट वर्कर भी एंटाइटल है, और दूसरे रिस्पेक्टिव आउटपुट क्या आ रहा है उसका नहीं देखा जाएगा, और दूसरा ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर कर लिया गया है, जो कि कहां काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट या फिर पंचायत में। और लो भाई, लास्ट डेफिनेशन एम्प्लॉय की है। एम्प्लॉय को बड़ा सिंपल वे में मैंने आपको डिफाइन करा है, सिंपल वे में कह रहा है सेक्शन 2I डिफाइन द टर्म एम्प्लॉय। एनी पर्सन, एम्प्लॉय वो पर्सन होगा, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि काम कर रहा है फॉर हायर और रिवॉर्ड बेसिस पर। वो हायर करता है कोई लोग, उसको क्या देते हैं, सैलरी के तौर पर रिवॉर्ड देते हैं, टू डू एनी वर्क, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो, चाहे वो मैनुअली काम कर रहा है क्लरिकली काम कर रहा है, कुछ भी, स्किल्ड अनस्किल्ड मैनुअली क्लरिकली। ठीक है, ये आपने पहली पढ़ी एम्प्लॉय की डेफिनेशन, नॉर्मल दिख रही है। इन अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, बस ये लिखा था, हर जगह पर लिखी थी एम्प्लॉयमेंट, हर जगह पर क्या कर रहा है, आप एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखो तो हर जगह वहां पर लिखा था सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, बट यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कवर कराया जाता है एक्ट के अंदर, इसलिए हर जगह यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की जगह शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आएगा दोस्तों। इन रिस्पेक्ट ऑफ मिनिमम वेजेस रेट ऑफ फिक्स्ड हैज बीन एक्ट and include an out worker to whom an article and material are given out by another person to be made up, cleaned, washed, alter, ornament, finish, repair, adapt। तो ये समझो आप, इंक्लूड एनी आउट वर्कर। देखो एक कंपनी के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर एक वर्कर है जो कि हमारे लिए काम करता है सालों साल, तो वो तो वर्कर है ही, वो तो एम्प्लॉय है, बट हम किसी बाहर से वर्कर को बुलाकर लाए, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी बाहर से वर्कर को बुला के लाया और मैंने कहा, मैंने अपना उसको आर्टिकल दिया, मटेरियल दिया, मैंने कहा ये मेरा मटेरियल है, और एज आर गिवन आउट बाय अनदर पर्सन टू बी मेड अप। तो वो जो पर्सन है जो बाहर से बुलाकर लाया, जिसको मैंने अपना मटेरियल दिया, मैंने अपना काम दिया, मैंने कहा मटेरियल ये लो, इसकी मदद से उसने मेरे को मेरे फैक्ट्री को क्लीन करा, वॉश करा, अल्टर करा, ऑर्नामेंट करा, फिनिश करा, रिपेयर करा, कुछ भी ऐसा काम करा, इन सब में से कुछ भी ऐसा काम करा, तो जो बाहर वाला वर्कर है उसको भी एम्प्लॉय मान लिया जाएगा। यही तो सबसे वाली बात है इंपॉर्टेंट सीखने वाली इसके अंदर। एम्प्लॉय तो वो हुआ जो अंदर हमारे, मेरी कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय काम करते हो तो एम्प्लॉय है ही। अगर मैं बाहर से किसी पर्सन को बुला रहा हूँ, मैं कह साफ सफाई कर दे रहा है, तो वो पर्सन भी एम्प्लॉय मान लिया जाएगा इस केस के अंदर, उसको भी मिनिमम वेज दी जाएगी। बट उसमें केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर क्या होगा सर, उस केस के अंदर जितना उसको, अगर कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में कि भाई इतना मिलेगा आपको तो उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि, बट अगर रेगुलर बेसिस पर आप काम कर रहे हो तभी, मतलब ये नहीं कि बाहर से एक बंदे को लाया, कभी किसी और को लाया, कभी, और मिनिमम वेज वो काम 100 रुपए का कर रहा है पर उसको मिनिमम 7,000 दिया, ऐसा नहीं चलेगा सर। यहाँ पर क्या चलेगा, दोबारा समझो, हर एक बंदे को रेगुलर बेसिस पर लाया, आउट वर्कर है, एक पर्सन को पकड़ दिया, वो क्लीन करेगा, वॉश करेगा, वो सब काम कर रहा है, एक पर्सन आया
वो हर दिन, हर एक हफ्ते में 2 दिन आता है, क्लीन करता है, हर 2 दिन, तो उसको रेगुलर बेसिस पर रख दिया। पर हमारा एम्प्लॉय नहीं है परमानेंटली, वो बाहर से आ रहा है। पर वो क्या है एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय है जो हर हफ्ते में 2 दिन आ रहा है, सफाई करके जाता है, रिपेयर करके जाता है, किसी भी काम को करके जाता है। पर वो हमारा पर्सनल एम्प्लॉय हो गया एक तरीके का, जो हमारे लिए काम कर रहा है। बट एक्चुअल एम्प्लॉय वो नहीं हुआ जो रेगुलर बेसिस पर रोज आता है, 8 से 9 काम करता है। वो आता है, क्लीन करता, चले जाता है। तो वो रेगुलर एम्प्लॉय को भी क्या मान लिया जाएगा, एम्प्लॉय माना जाएगा, उसको भी मिनिमम वेजेस दिया जाएगा। क्लियर है या नहीं? एंड आल्सो इंक्लूड, और भी क्या इंक्लूड है, वो एम्प्लॉय जो डिक्लेयर्ड टू बी एम्प्लॉय बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसने, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई एम्प्लॉय को डिक्लेयर रखा है, ये एम्प्लॉय है जिसको मिनिमम वेज मिला जाएगा। ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर कर दे, साफ साफ बता दे कि ऐसे एम्प्लॉय भी क्या होंगे, वे एम्प्लॉय माने जाएंगे। बट एम्प्लॉय कंडीशन में कभी भी आर्मी ऑफिसर और आर्मी नेम फॉर फोर्स ऑफ द यूनियन, एनी मेंबर ऑफ आर्मी फोर्स ऑफ द यूनियन, नेवी के मेंबर, आर्मी ऑफिसर, फौजी लोग, वो सारे एम्प्लॉय कभी नहीं माने जाते दोस्तों, वो एम्प्लॉय नहीं होते, उनके लिए नहीं है कोई भी एक्ट, वो उनके लिए सेपरेट एक्ट है, डिफेंस एक्ट। तो सेपरेट एक्ट है, उनके लिए वो अलग माना जाता है, उनके लिए सेपरेट एक्ट, वो किसी एक्ट के अंदर कवर नहीं करते इसने यहाँ पर। और वर्कर को ट्रीट नहीं आते सर, वो वर्कर के अंदर नहीं आते, फौजी लोग कभी वर्कर के अंदर नहीं ट्रीट करा जाता। ये है एम्प्लॉय की डेफिनेशन, और घटिया डेफिनेशन। सिंपल है, नॉर्मल डेफिनेशन है, इनको याद भी नहीं करनी, मैं तो साफ कह रहा हूँ आपसे। इन अनिथी म्यूनिसिपैलिटी ऑफ वर्सेस Chatappa Lakshman Patan, पता नहीं क्या क्या नाम है दोस्तों। It was held that having regard to the content and object of this act, the discharged employee, उसको छोड़ के आता है, यहाँ से पढ़ो, the discharged employee, जो एम्प्लॉय डिस्चार्ज कर दिया गया है, मस्ट आल्सो हेल्ड एन एम्प्लॉय विद द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया, डिस्चार्ज कर दिया, वो चले गया, तो वो एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय माना जाएगा। अगर उसकी वेजेस रह गई है, उसकी वेजेस प्रोवाइड करो, उसको भी एम्प्लॉय कहा जाएगा। ये इस केस के अंदर था, समझ में आया आपको? तो मान लो 1 महीने का काम करा उसने, 1 महीने काम करने का उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसको निकाल दिया गया, पर 1 महीने की वेजेस थी वो तो मिलनी चाहिए ना उसको। तो डिस्चार्ज एम्प्लॉय जो निकाल दिया गया हो, पर उसने 1 महीने का काम करा हो, तो उसको पैसा मिलेगा। अब ये नहीं है कि उसको पैसा मिल गया और डिस्चार्ज करने के बाद कह रहा है अभी और चाहिए, मैं काम नहीं कर रहा तब भी पैसा चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा वहां पर। ये होगा डिस्चार्ज एम्प्लॉय के अंदर, अगर 1 महीने काम कर चुका उसको निकाल दिया गया, तो उस जो 1 महीने पिछले उसने काम करा तो उसका कम से कम मिनिमम वेजेस तो उसको दिया जाए, जो बनता है वो तो देंगे, मिनिमम वेजेस कम से कम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये था खत्म। और अब इसके अंदर डेफिनेशन खत्म होगी, अब यहाँ से एक्ट चालू होगा। अगली बात जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्तों। अगर आपको सामने दिख रहा है तो ये सामने क्या है, बेयर एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट का बेयर एक्ट है, ठीक है, 1948। ये इतने इसमें कंटेंट है, पर इतने कंटेंट हमारे उसके अंदर नहीं है। देखो ये सारे इतने कंटेंट है इसके अंदर टोटल, इसमें कुछ कंटेंट है, कुछ कंटेंट हमारे अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है दोस्तों, बहुत सारे। देखो आप देख रहे हो 31। अब अगर मैं स्टार्ट करूँ मिनिमम वेजेस एक्ट, और मैंने आपको शॉर्ट टाइटल बताया, मैंने आपको ये बताया एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया मिनिमम वेजेस एक्ट कहा जाता है इसको। अब मैं अगर बात करूं, मैं कोई चीज दिखानी है आपको, देखो डेफिनेशन देखो आप, 2A के ए में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब, आप डेफिनेशन पढ़ लेना दोस्तों। ये डेफिनेशन जैसे ऐसे लिखी है ना, ऐसे ही लिखवाई है मैंने, बट थोड़ा अलग तरीके से, इन रिलेशन टू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। और बीबी चाइल्ड की डेफिनेशन देखो, मैं बस ये दिखाना चाहता था आपको। चाइल्ड मीन्स, ये बेयर एक्ट का है, ठीक है, अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज, जिन्हें 14 साल की उम्र अपनी कंप्लीट नहीं करी, वो है। अब देखो कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें नहीं पढ़ाई जाती स्टडी में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन हमें नहीं सिखाई, आप जाकर देख लीजिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है हमारे स्टडी मैथ के अंदर, ठीक है। तो देखो कुछ ऐसी डेफिनेशन, देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जो कि मेरा इंपॉर्टेंट था, और आप देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की डेफिनेशन यहाँ पर दिख रही है, और यही लिखवाई है पूरी की पूरी। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन देखो पूरी की पूरी वही है, ठीक है, वही 4 पॉइंट। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज ना स्टेट टू स्टेट बनता है। देखो स्टेट अमेंडमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। अब अगर पूरा गौर करो, मैं एक बार नजर घुमा देता हूँ आपके लिए, ये सारे स्टेट देखो, स्टेट ऑफ अमेंडमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग एक्ट है, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट अलग अलग स्टेट पे डिफर करेगा। मैंने कहा था ना, सॉरी, बिहार, गुजरात, ये देखो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग है दोस्तों, महाराष्ट्र। तो अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड करना मैंने आपको सिखा रखा है, एक बार बताया था कैसे गवर्नमेंट साइट पे जाके डाउनलोड करते हैं। अगर नहीं करना चाहते इग्नोर इट, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे करिए दोस्तों। ये थी आज की क्लास, और आज की क्लास के अंदर हमने डेफिनेशन को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास से सेक्शन 3 पढ़ना है। सेक्शन 1 था एप्लीकेबिलिटी, इंट्रोडक्शन, सेक्शन 2 था डेफिनेशन, सेक्शन 3 है फिक्सेशन ऑफ वेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आने वाला पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ करो या ना करो, मिनिमम वेजेस वो जरूर पढ़ना है। तो दो चीज इंपॉर्टेंट बताई, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन, और अब जो सेक्शन 3 आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर।
आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, आज की क्लास में बाय बाय।